मार्क्सिज्म की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको देखना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ये प्लेलिस्ट 10 to 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप हमारे साथ बने रहो और ये देखते रहो। तो चलिए पार्ट 3 इसका डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका उसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी का रियल फाउंडेशन उसका इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि सोसाइटी में प्रोडक्शन का सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, लोग गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेस का कंट्रोल किसके पास है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसी इकोनॉमिक अरेंजमेंट के बेसिस पर सोसाइटी के सोशल रिलेशन और पावर रिलेशन डेवलप होते हैं। मार्क्स ने सोसाइटी को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज इकोनॉमिक बेस, सेकंड इज सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस में प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम आता है, जैसे लैंड, फैक्ट्री, मशीन्स, लेबर और कैपिटल। इससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है उसके पास सोसाइटी में इकोनॉमिक पावर भी होती है। इकोनॉमिक बेस के ऊपर ही सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सुपर स्ट्रक्चर में सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, एजुकेशन, आइडियोलॉजी, कल्चर और लिटरेचर। मार्क्स का आर्गुमेंट था कि ये इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इकोनॉमिक बेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम ही डिसाइड करता है कि लोग कैसे सोचेंगे, कैसे लॉज बनेंगे और कल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा। 19th सेंचुरी में यूरोप में जो इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेट कर रहा था उसे कैपिटलिज्म कहा जाता था। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज प्रोडक्शन के मींस के ऑनर होते हैं और प्रॉफिट अर्न करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सोसाइटी मेनली दो क्लासेस में डिवाइड होती है, बुर्जुआजी और प्रोलेटरेट। बुर्जुआजी वो कैपिटलिस्ट क्लास होती है जिनके पास फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कैपिटल होते हैं। ये लोग प्रोडक्शन के मींस के ऑनर होते हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ प्रोलेटरेट वर्किंग क्लास होती है जो अपनी लेबर बेचकर अपनी लिवलीहुड अर्न करती है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन के मींस के ऑनरशिप नहीं होती। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम वर्कर्स की लेबर पर डिपेंड करता है। वर्कर्स फैक्ट्री में काम करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वेजेस मिलती है। वर्कर जो टोटल वैल्यू क्रिएट करता है उसका एक छोटा पार्ट ही उसे सैलरी के रूप में मिलता है, जबकि बाकी वैल्यू कैपिटलिस्ट के पास प्रॉफिट के रूप में चली जाती है। इसी एक्स्ट्रा वैल्यू को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का नाम दिया है। सरप्लस वैल्यू मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉइटेशन होता है। मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बुर्जुआजी और प्रोलेटरेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली डेवलप होता है। बुर्जुआजी प्रॉफिट और पावर को मेंटेन करना चाहती है, जबकि प्रोलेटरेट बेटर वेजेस और बेटर लिविंग कंडीशन चाहती है। इसी टेंशन को मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल कहा है। उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री का डेवलपमेंट इसी क्लास स्ट्रगल के थ्रू होता है। इस तरह मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही सोशल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल एक्सप्रेशंस को शेप करती है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इसी आइडिया पर बेस्ड है। जब मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स किसी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो वो सिर्फ स्टोरी या कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, बल्कि ये भी एनालाइज करते हैं कि टेक्स्ट में क्लास रिलेशंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पावर स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है। होप आपके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट यूजफुल है और इन फ्यूचर जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, आप कुछ चाहते हैं इसमें और भी कुछ ऐड होना चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।